एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है। तो जैसा कि है ना, मैं लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, है ना। चलिए, तो मैं ना आपको लास्ट क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा था। और हार्डवेयर में ना बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे स्टोरेज वाली कैटेगरी, है ना। यानी कि वो डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जो डाटा को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले ना जल्दी से फटाफट है ना 1 मिनट का समय लूंगा मैं आप सभी लोगों का, क्योंकि ये गाइडेंस आपको सुनना बेहद जरूरी है ना। इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। देखो, मैं क्लास में जितनी भी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बट इसके अलावा आप एमसीक्यू और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। और इसके लिए आपको जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर से। यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहां दो चीजें है ना डेली बेसिस पर चेक कर लिया करिए। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनके आंसर कीजिए और आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है। फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं सारी देखनी है आपको। ठीक है, मैं कई और भी प्लेलिस्ट वहां पर बना रहा हूं। अगर आपको आवश्यकता हो तो उन प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर आपने यूट्यूब चैनल पर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं इसकी हमें पीडीएफ फाइल वगैरह दे सकते हैं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अब अगर किसी को इन दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी है ना, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अपने बैच का नाम लिखकर मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। एक बच्चे ने लिखा है सर लाइव नहीं चलती है। मेरे YouTube चैनल पर जो मैं क्लासेस लेता हूं ना वो लाइव ही चलती है हमेशा, बट उसका टाइम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रात को 9 बजे लाइव आऊंगा या मान लो सुबह 9 बजे लाइव आ रहा हूं। तो ऐसा टाइम नहीं है मेरे को। जब जब फ्री टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहता हूं। और वैसे भी पता है लाइव क्लास में क्या होता है, मैंने ये नोटिस किया है, बच्चे है ना पढ़ते कम है, इधर उधर के मैसेज ज्यादा लिखते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे होते हैं। इसलिए है ना मेरी लाइव क्लास में लाइव जो कमेंट का सेक्शन होता है ना वो भी मैं ऑफ करके रखता हूं। आपने शायद नोटिस किया होगा, अगर कभी मेरे यूट्यूब चैनल की लाइव क्लास आपने देखी होगी तो लाइव चैट वाला ऑप्शन है ना मैं ऑफ करके रखता हूं। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे होते हैं ना, वहां ध्यान नहीं दे रहे होते क्लास में क्या समझा रहा हूं क्या चल रहा है, वो अपनी कमेंटबाजी में लग रहे होते हैं। बाकी किसी भी क्लास के नीचे अगर आपको कोई कमेंट करना है वो आप कर सकते हैं, वो ऑप्शन है आपके पास। बट लाइव क्लास के समय ना जैसे, और दूसरी बात भाई मैं आपको एक और बात बताऊंगा फिर आगे क्लास स्टार्ट करूंगा। मैं कई बार ये नोटिस करता हूं ना कि लाइव क्लास जब भी टीचर है ना यूट्यूब पे लेते हैं तो है ना वहां मैंने ये नोटिस किया है कि आधा टाइम तो बर्बाद जा रहा होता है। अगर कोई टीचर 1 घंटे की क्लास ले रहा है तो आधा घंटा तो बेकार जाता है। कैसे बताऊं? हाँ जी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ, 4 ऑप्शन है, देखो सोचो क्या आंसर होगा। बताया नहीं किसी ने आंसर। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ ने गलत आंसर दिया है। हाँ अब सही आंसर आ रहा है, तुम सही आंसर नहीं दे रहे, तुम इधर उधर के कमेंट, यही चलता रहता है भाई। नोटिस किया आपने किसी लाइव क्लास में जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं कोई टीचर,
उनकी अगर 1 घंटे की क्लास है ना, तो उसमें आधा घंटा तो वो टीचर यही करता रहता है, हाँ जी तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा ये नहीं आया, तुम्हारा वो नहीं आया। तो यार लिटरली मेरे को तो ये लगता है टाइम खराब करने वाली बात। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई है या करा रहा हूँ अभी भी, उन क्लासेस में है ना, मैं लाइव वाले चैट सेक्शन को ऑफ करके रखता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी इंग्लिश में पढ़िए, और मन में ही बोलिए कि क्या सही आंसर हो सकता है। थोड़ी देर में तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ लिखना है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बाद में लिख सकते हैं, वो आपको अलाउ है, कमेंट कर सकते हैं आप। चलो, तो इधर उधर की है ना अब बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। एंड वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। देखो बेटा, लास्ट क्लास में ना मैं आपको समझा रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के बारे में, ठीक है जी। अब ये बात हम सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को हिंदी में भी हार्डवेयर के नाम से ही बोला जाता है, इसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। हार्डवेयर के अंदर बेसिकली अभी जिस कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका नाम है स्टोरेज डिवाइसेस। हिंदी में इन्हें कहा जाता है भंडारण युक्तियां, भंडारण युक्तियां, यानी कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनमें डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब देखो, स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी ये सब आपको बता दिया था, है ना। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो लिख लीजिए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में ना आप डैम भी कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आपको कि डायरेक्ट एक्सेस को ना जंप एक्सेस के नाम से भी बोल दिया जाता है, यानी कि ये वो मेमोरी है जिनको जंप एक्सेस के नाम से भी बोला जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे सुनिए और देखिए। बेसिकली है ना, यहाँ डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के केस में है ना, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम भी कंसीडर करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखो, आपको याद है मैं बता रहा था कि ये सपोज दैट कोई मेमोरी है। अब इस मेमोरी के ऊपर आप कोई डेटा राइट कर रहे हैं, तो ये राइट ऑपरेशन तो आप सीक्वेंस में ही करेंगे। अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के केस में रीड करने की जब बात आई, तो डाटा सीक्वेंस में ही रीड किया जाएगा, ऐसे ही रीड करते हैं, यानी कि डायरेक्टली जंप करके किसी भी डिजायर लोकेशन पर पहुंचने का कोई मेथड नहीं था, है ना। बट अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास क्या मेथड है कि अगर मान लो डाटा हमारा यहां पर है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं, जंप करके उस डिजायर लोकेशन पर पहुंच सकते हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट डाटा पड़ा हुआ है नहीं। तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाया, मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से कि राइट ऑपरेशन तो यहां कैसे हो रहा है बेटा, सीक्वेंस में, है ना। और रीड ऑपरेशन कैसे होता है यहां पर, डायरेक्टली, डायरेक्ट, या इसको जंप करके पहुंचना भी कहा जाता है, जंप एक्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो इसके पीछे है ना रीजन है रीड राइट हेड का मूव करना। आपको याद है मैग्नेटिक टेप के केस में मैंने बताया था कि जो रीड राइट हेड होता है वो अपनी जगह फिक्स रहता है, और इस रीड राइट हेड के नीचे से मैग्नेटिक टेप निकल रही होती है, यानी जिस चीज पर डाटा स्टोर है ना वो मूव करा रहे हो, और जो डाटा को रीड करने वाली डिवाइस है या राइट करने वाली डिवाइस है उसको आपने फिक्स कर दिया है। तो ये क्या डायरेक्टली किसी लोकेशन पे पहुंच सकता है, नहीं। इसलिए ना सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, उसमें राइट और रीड दोनों ही सीक्वेंस में हो रहे थे। यहां क्या करेंगे, देखो जैसे सपोज दैट कि कोई है ना डाटा इसके नीचे से निकल के जा रहा है और ये है रीड राइट हेड, तो आपके पास ये भी परमिशन है कि इसको उठाकर यहां से किसी दूसरे लोकेशन पे भी रख दो, यानी कि रीड राइट हेड भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच सकता है। और अगर पहुंच सकता है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, जंप करके पहुंच जाएंगे, समझ में आया नहीं। इसीलिए ये जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है ना, ये फास्ट होती हैं, यानी कि इनसे अगर डाटा आपको निकालना है, डाटा को रीड करना है, तो जल्दी फास्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली एक टाइम कंसीडर किया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए, दैट इज सीक टाइम। क्या इसका कोई हिंदी नाम है, नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है। बाकी सीक टाइम का बेसिकली मतलब क्या है वो समझाता हूं। देखो सपोज दैट कि ये रीड राइट हेड है, यानी कि ये वो चीज है जिससे इस मेमोरी के ऊपर डाटा को लिखा भी जाएगा, राइट भी किया जाएगा और रीड भी किया जाएगा, है ना।
तो अगर मैं यहां इस लोकेशन से डायरेक्टली इस लोकेशन पर पहुंचना चाहता हूं तो इस रीड राइट हेड को मुझे यहां तक पहुंचाना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल। बट भले ये जंप करके, भले ये जल्दी वहां पर पहुंच गया हो जहां पर आपका नेक्स्ट या डिजायरेबल डेटा पड़ा हुआ है, बट टाइम तो कंसीडर किया ही होगा इसने। बहुत मिनिमम से मिनिमम टाइम में ये कूद कर पहुंच गया होगा, बट टाइम तो लिया ही होगा। जी हाँ। तो उसी टाइम को है ना सीक टाइम के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो अगर आपके किसी एग्जाम में सीक टाइम जैसा शब्द लिखा हुआ आ जाए तो इसका सिंपल सा मीनिंग है द टाइम टेकन बाय, नोट कर लीजिए बेटा, द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड। ये जो शब्द है ना रीड राइट हेड, ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जिससे है ना किसी भी मेमोरी के ऊपर डाटा को राइट भी किया जाता है और उसी से रीड भी कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड, ठीक है, द टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच, लिख लीजिए, टू रीच डिजायरेबल लोकेशन, या ऐसे लिख लो टू रीच नेक्स्ट लोकेशन, ये सही रहेगा। टू रीच नेक्स्ट लोकेशन फ्रॉम, या नेक्स्ट डेटा लोकेशन लिखिए, ये ज्यादा सही होगा। टू रीच द नेक्स्ट डेटा लोकेशन फ्रॉम करंट डेटा लोकेशन, करंट डेटा लोकेशन। बताइए बेटा ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो अगर ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक टाइम, या कोई भाषा लिखी हो जिसका आंसर है ना ऑप्शन में सीक टाइम दे रखा हो, तो वो भाषा बेसिकली ये लिखी होगी। हिंदी में लिख लो, किसी रीड राइट हेड के द्वारा, रीड राइट हेड के द्वारा अगली डाटा लोकेशन तक, अगली डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगाया गया समय, लगाया गया समय क्या कहलाता है? उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहें हिंदी में तो ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट डेटा लोकेशन तक पहुंचना है कहां से? करंट डेटा लोकेशन से, यानी अभी की डेटा लोकेशन से अगली डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगाया गया समय उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। फिर से बोल देता हूं, किसी रीड राइट हेड के द्वारा अभी की डाटा लोकेशन से अगली डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगाया गया समय उस रीड राइट हेड का सीक टाइम कहलाता है। नोट कर लिया? बाकी देखो, अगर नोट करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना या आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे ही रहा था, वहां पर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से कंप्लीट क्लास पीडीएफ मिल जाएगी और उसे डाउनलोड करके आप ये रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकलवा लेना। बाकी ये ध्यान रखना कि उस पीडीएफ फाइल से रिवीजन करने से पहले आप कम से कम क्लास को एक बार जरूर देखें और सुने। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा, हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की या जंप एक्सेस मेमोरी की, तो इसमें ना सबसे पहला एक कैटेगरी हमने देखा जिसका नाम था मैग्नेटिक डिस्क। मैंने लास्ट क्लास में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के केस में मैग्नेटिक टेप पढ़ाया था। अब ये क्या लिखा है? मैग्नेटिक डिस्क। इसे हिंदी में बेसिकली कहा जाता है चुंबकीय डिस्क। और मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय डिस्क के दो एग्जाम्पल हमारे सामने होते हैं। एक तो होता है बेटा FDD जिसको फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं, और दूसरा होता है बेटा HDD जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से बोला जाता है। क्लियर है? अब पहले है ना मैं एक काम करूंगा, मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसके बाद फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के बारे में समझाऊंगा। देखो भाई, मेरे पास है ना आज एक हार्डवेयर भी है, मैं है ना लेके आया हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको ना प्रैक्टिकली दिखा भी सकूं। देखो, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क की, यानी चुंबकीय डिस्क की। ठीक है, तो मेरे पास है ना दो मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क के एग्जाम्पल हैं, दोनों ही दिखाता हूं आपको।
एक सबसे पहला एग्जांपल तो देखिए ये वाला, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है बेसिकली? यही है हमारे कंप्यूटर में लगी हुई, अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क। हम जब बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में सारा डाटा स्टोर है, मूवी, गाने, पीडीएफ सब कंप्यूटर में स्टोर है, तो वो इस वाली डिवाइस के अंदर है ना स्टोर होता है। ये डिवाइस जो दिखा रहा हूं मैं आपको। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी लगी होती है? ये ऊपर है ना केस है, केस मतलब कवर टाइप का, और लगी वैसे छोटी होती है, इतना पार्ट है केवल। ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, इतना बड़ा पार्ट होता है जो अंदर लगा रहता है कंप्यूटर के, लैपटॉप वगैरह में जनरली। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि इसी के अंदर है ना आप अपना डाटा सारा स्टोर करते हैं, और इसी को हार्ड डिस्क के नाम से या एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से बोला जाता है। अब हार्ड डिस्क है ना किसका एग्जांपल है? मैग्नेटिक डिस्क। तो इसके अंदर बेसिकली एक गोल गोल है ना प्लेट लगी हुई है, गोल गोल डिस्क लगी हुई है, और उसी को मैग्नेटिक या चुंबकीय डिस्क के नाम से बोला जाता है। और इसके अंदर मैग्नेटिज्म अप्लाई होता है, चुंबकीय करण किया जाता है उस डिस्क के ऊपर, तब जाके डाटा स्टोर होता है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि अगर कोई आपके पास स्क्रू ड्राइवर या पेचकस है और उसे चुंबक पर रगड़ दो तो मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी कि लोहे के पेच को अगर पकड़ेंगे पेचकस से तो चिपका हुआ आ जाएगा, है ना? तो उसी तरीके से इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर मैग्नेटिज्म अप्लाई किया जाता है, और जो मैग्नेटिज्म है ना, चुंबकीयकरण, उसी रूप में हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। समझ में आ गई बात? तो अब आप बोलेंगे सर ये लैपटॉप के अंदर थी तो ये बाहर कैसे आ गई? एक्चुअली क्या है ना कि आजकल आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को और थोड़ा फास्ट करने के लिए, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को फास्ट करने के लिए लोग हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव लगवा रहे हैं अपने कंप्यूटर में। तो मैंने भी यही सोचा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में भी हार्ड डिस्क लगी हुई थी, तो मैंने इसको निकलवा दिया है और अपने कंप्यूटर में एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा ली है। अब आप बोलेंगे सर एसएसडी क्यों फास्ट होती है इसकी कंपैरेटिवली? तो अभी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने इसे बाहर निकालकर और इसे अब मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मैं यहां पर एक यूएसबी केबल लगा के कंप्यूटर में लगा देता हूं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे पेन ड्राइव काम कर रही है। ठीक है। तो ये थी इंटरनल हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी हुई, जिसको मैंने बाहर निकाल के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसा बना लिया है। बट आपको डायरेक्टली भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मिल जाएंगी जो इस तरीके की दिखाई देती हैं। आप मार्केट में जाइए और बोलिए कि मेरे को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए, तो ऐसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो इनको है ना आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप है ना पेन ड्राइव को यूज कर रहे हो। अब पेन ड्राइव में तो कम डाटा स्टोर होता है ना, जैसे पेन ड्राइव 8 GB, 16 GB, 32 GB या 64 GB की है। हार्ड डिस्क आपको ना 1 TB, 2 TB तक की मिल जाती है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अगर मैं ना इस हार्ड डिस्क को अंदर से, यानी ऊपर जो कवर है उसे हटा दूं और फिर इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है उसको भी खोल के देखूं, तो पता चलेगा कि मुझे वहां पर एक डिस्क दिखाई देगी। मुझे वहां एक ऐसे डिस्क दिखाई देगी गोल गोल प्लेट जैसी। अब यही प्लेट को है ना बेसिकली मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है, यानी कि चुंबकीय डिस्क कहा जाता है। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, ये जो मैग्नेटिक डिस्क यहां लगी हुई है ना, इसके अंदर है ना सर्कुलर रिंग्स का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, यानी घुमावदार छल्ले। ये कुछ पेपर्स में तो ये भी पूछा गया था कि बताइए अगर किसी मैग्नेटिक डिस्क में आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो बेटा इन रिंग्स को ना ट्रैक के नाम से बोलते हैं, TRAC, ट्रैक के नाम से। और ये भी ध्यान रखिए कि जो ट्रैक है ना उसकी शुरुआत ट्रैक नंबर 0 से होती है, यानी ट्रैक नंबर 0, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, 3 ऐसे एंड सो ऑन। और ये भी ध्यान रखना कि ट्रैक नंबर 0 जो होता है वो सबसे आउटर मोस्ट वाला होगा। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट समझ गए? यानी कि सबसे बाहर वाला, इस डिस्क में सबसे बाहर वाला जो ट्रैक है ना, इसी को आउटर मोस्ट ट्रैक के नाम से बोलेंगे। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में ये जो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, घुमावदार छल्ले, ये रियल में प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि अगर मैं इस हार्ड डिस्क को खोल के देखूं अंदर, तो मुझे मैग्नेटिक डिस्क तो दिखाई देगी, बट इसके अंदर वो घुमावदार छल्ले नहीं दिखाई देंगे, वो रिंग्स नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, परमानेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि अगर ये रिंग्स परमानेंट होती तो हमें इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ऐसे सर्किल बने हुए दिखाई देते हैं, जबकि आपको कभी भी सर्किल नहीं दिखाई देंगे। समझ में आ गई बात? ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कैसे समझाऊंगा अभी, पहले आगे देखो।
ये जो रिंग्स आपको यहां दिखाई दे रही है ना, इनके भी है ना छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और इन छोटे छोटे पार्ट्स को है ना एक नाम दिया जाता है पर्टिकुलर, इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स को, और इन्हें कहा जाता है दैट इज सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। और सेक्टर की शुरुआत है ना सेक्टर नंबर 1 से ही होती है। ट्रैक की शुरुआत ट्रैक नंबर 0 से, और सेक्टर की शुरुआत सेक्टर नंबर 1 से होती है। बीते कुछ समय पहले मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्जाम हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि किसी मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक नंबर 0 कौन सा ट्रैक होता है, सबसे इनर मोस्ट या सबसे आउटर मोस्ट? तो आंसर था सबसे आउटर मोस्ट, यानी डिस्क में सबसे बाहर वाला। ऐसी सेक्टर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी मैग्नेटिक डिस्क में सेक्टर की संख्या कहां से शुरू होती है। अब लोगों को पता होता है ट्रैक की संख्या 0 से शुरू होती है, तो सेक्टर की भी 0 से होती होगी। नहीं, ट्रैक की संख्या नंबर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 करके। एक बात और ध्यान रखना, ये जो सेक्टर नंबर 1 है, सपोज दैट ये वाली जो जगह आपको दिख रही है सेक्टर नंबर 1, इसका अपना एक नाम भी होता है दैट इज MBR, और इसे बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। आप बोलेंगे सर आपने पहले वाले चैप्टर में यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में आपने ना MBR की फुल फॉर्म पढ़ाई थी हमें, मेमोरी बफर रजिस्टर, और यहाँ क्या लिखा है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो MBR की 2 फुल फॉर्म होती है क्या? हाँ, ये भी होती है, जो कि एक सेक्टर नंबर 1 का नाम है, और MBR नाम का जो मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में, वो एक रजिस्टर का नाम है। ठीक, दोनों याद रखना। आप बोलेंगे सर सेक्टर नंबर 1 का ही नाम होता है या बाकी सारे सेक्टर्स का भी नाम होता है? नहीं, बाकी किसी सेक्टर का नाम नहीं होता, केवल सेक्टर नंबर 1 का ही नाम होता है। ठीक है जी। एक पॉइंट और लिखेंगे यहां पर कि ये जो सेक्टर्स है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट एरिया होता है डाटा को स्टोर करने का। लिखेंगे स्मॉलेस्ट एरिया टू स्टोर डेटा। समझ में आ गई बात? हिंदी में लिखा जाएगा सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग डाटा को स्टोर करने का क्या होगा बेटा? इसका नाम होगा दैट इज सेक्टर। सेक्टर से ना और कोई छोटा भाग नहीं होता डाटा को स्टोर करने का। अब समझिए जरा, जब हम बोलते हैं ना कि हमने अपने कंप्यूटर में मूवी डाल दी है, गाने डाल दिए हैं, गेम डाल दिए हैं, हमने अपने कंप्यूटर में PDF फाइल सेव कर दी है, तो ये सारा सारा का सारा डाटा इसी के ऊपर होता है, यहाँ पर इसी मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर होगा। और इस मैग्नेटिक डिस्क में भी कहाँ होता है? इन्हीं ट्रैक और सेक्टर्स में, इन्हीं ट्रैक और सेक्टर्स में होता है हमारा डाटा। यानी अगर कोई डाटा है हमारा, कोई फाइल है हमारी, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेक्टर नंबर मान लो 5 पर है, तो सेक्टर नंबर 5 किसी ना किसी ट्रैक में भी तो होगा। तो सेक्टर और ट्रैक ऐसे नंबर्स पता चल जाते हैं। बट क्या ट्रैक और सेक्टर्स को लेके ऐसा कोई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ट्रैक होते हैं, कितने सेक्टर्स होते हैं? तो जनरली ऐसा पूछा तो नहीं जाता, अक्सर हमने ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे। बट अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि किसी है ना मैग्नेटिक डिस्क में इतने ट्रैक हैं, इतने सेक्टर हैं, और हर एक सेक्टर का साइज इतना है, तो बताओ मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होगी? तो अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है, हम मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके आंसर निकाल देंगे। जैसे समझाता हूं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। देखो, मान लो अगर ये कहा जा रहा है कि एक मैग्नेटिक डिस्क है आपके पास, एक मैग्नेटिक डिस्क है आपके पास, ठीक है, और इसकी केवल एक ही सरफेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब भाई हर एक डिस्क की 2 सरफेस होंगी ना, इसको ऐसे समझो। भाई अगर ये मैग्नेटिक डिस्क है मान लो, तो इसकी एक ऊपर वाली सरफेस भी होगी और इसकी नीचे वाली सरफेस भी होगी। तो बस ये कहा जा रहा है कि केवल एक ही सरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, दूसरी सरफेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ जाएगा कि सर क्या मैग्नेटिक डिस्क की दोनों सरफेस भी यूज हो जाती हैं डाटा स्टोर करने के लिए? तो आंसर है जी हाँ, हो जाती हैं। ऐसी भी कुछ हार्ड डिस्क आती हैं मार्केट में जिनमें मैग्नेटिक डिस्क की दोनों सरफेस इस्तेमाल में लाई जा रही होती हैं, ऊपर की भी और नीचे की भी, डाटा को स्टोर करने के लिए। बट हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमें लैपटॉप वगैरह मिलते हैं, कंप्यूटर वगैरह मिलते हैं, उनमें जनरली केवल मैग्नेटिक डिस्क की ऊपर वाली सरफेस ही इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी केवल एक। ठीक है, तो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, एक मैग्नेटिक डिस्क है हमारे पास और इसकी ओनली 1 सरफेस इस्तेमाल में लाई जा रही है डाटा को स्टोर करने के लिए, ये यहां पर लिखा हुआ है। अब बस वो ये कह दे कि इस मैग्नेटिक डिस्क में ट्रैक की संख्या कितनी है। मान लीजिए 5 टोटल ट्रैक हैं, और वो ये कह रहा है कि
5 है ना या ऐसे कर लो 10 सेक्टर्स हैं ईच ट्रैक पर, यानी कि 10 सेक्टर्स ऑन ईच ट्रैक। बताइए बात समझ में आई या नहीं? यानी कि हर एक ट्रैक पर 10 सेक्टर बने हुए हैं। और फिर आगे वो ये बोल देता है द साइज ऑफ, लिख लो, साइज ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे मान लीजिए लिख दिया उसने, दैट इज 512 बाइट। अब ये क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि बताओ मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी भंडारण क्षमता होगी, इस मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता बताओ। तो सीधी सी बात है, यहां पर केवल और केवल हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, ट्रैक कितने हैं 5, हर एक ट्रैक पर टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं 10। तो टोटल मिला के सेक्टर कितने हो गए बेटा, टोटल मिला के सेक्टर हो गए 50, है ना। और या ऐसे लिख लो यहां पर टोटल मिला के 50 सेक्टर्स हो गए। अब हर एक सेक्टर का साइज कितना है 512 बाइट का, है ना। तो 50 इंटू 512 बाइट, ये हो गई आपकी मेमोरी कैपेसिटी। अब ये थोड़ा सा है ना अलग सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसको सही अगर मैनेज करना है तो हम यहां पर है ना नंबर्स में थोड़ा सा फेरबदल करना चाहेंगे। फेरबदल ऐसे करेंगे जैसे यहां पर आ जाए कुछ, हमें एक काम कर लो, ऐसा कर लो, यहां पर तो बेटा कर लो 2, यानी कि 2 ट्रैक हैं, और यहां कर लो, जैसा मैं यहां पर है ना 50 की जगह 64 लाना चाह रहा हूं, तो 64 ले आओ, 8 8 जा 64 होता है ना, 8 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी 8 कर लो और यहां पर भी 8 कर लो, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूं बताऊंगा आपको, क्योंकि पता है देखो कंप्यूटर के जो नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा 2 की पावर में होते हैं हमेशा। चाहे तो हम इसको भी निकाल के आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि बच्चे ने आंसर भी दे दिया 2524 बाइट, पर 2524 बाइट की कोई मेमोरी होती नहीं है, इसलिए ना नंबर ऐसे लेते हैं ताकि एक जेन्युइन मेमोरी निकल के आए। तो मैं ऐसे कर लेते हैं कि 8 तो ट्रैक हैं टोटल मिला के, और 8 सेक्टर हैं हर एक ट्रैक के ऊपर। अब ये सही है, तो टोटल मिला के 8 ट्रैक और हर एक ट्रैक पर 8 सेक्टर्स, तो कितने हो गए 64 सेक्टर्स हो गए। तो अब यहां पर एक काम कर लो 64 लिख लीजिए। अब 64 इंटू 512 बाइट, इसको है ना एक है ना जो मेमोरी वगैरह हमें देखने को मिलती है आजकल, उस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे करते हैं, 64 को है ना अगर आप 2 की पावर में लिखें तो कितना लिखा जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 6। आप 2 को 6 बार गुणा कर लो 2 की पावर 6, यानी कि 64 नंबर ही निकल के आएगा। और ये 512 कितना होता है, ये होता है बेटा 2 की पावर 9, और आगे क्या लिखा बाइट। अब देखो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, हाँ, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 15 बाइट। अब इसको भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 15 बाइट को ऐसे कर लो कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 बाइट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा इसलिए किया मैंने, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लेना, स्मॉलेस्ट एरिया टू स्टोर डेटा, यानी डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा भाग होता है सेक्टर। ये हटा देता हूं मैं यहां से। अब ये देख लो, देखो बेटा मैंने क्या किया यहां पर, इसको कर लिया 2 की पावर 15 बाइट। अब 2 की पावर 15 को है ना आप ऐसे तोड़ लो, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 10 बाइट। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो 2 की पावर 10 है ना, इसको हम किलो लिख सकते हैं, याद है सेकंड वाला चैप्टर, किलो की वैल्यू 2 की पावर 10, मेगा की वैल्यू 2 की पावर 20, गीगा की वैल्यू 2 की पावर 30, ये सब लिखवाया था आपको। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 तो हो जाता है बेटा 32, यानी कि 32, ये 2 की पावर 10 हो जाएगा के, और आगे क्या लिखा है बाइट, तो ये आ गया हमारा सही आंसर 32 किलो बाइट। ऐसी तो होती है मेमोरी। जब भी हम किसी भी मेमोरी की बात करते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो, रैम हो, रोम हो, इन सभी के केस में हमें यही तो सुनने को मिलता है, इतने किलोबाइट, इतने मेगाबाइट, इतना गीगाबाइट। तो इसीलिए ना हमें हमेशा ऐसे ही कुछ नंबर दिए जाएंगे ताकि हम ऐसे किसी रिजल्ट पर पहुंच पाए। यानी मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेटिक डिस्क है और उसकी एक सरफेस डाटा को राइट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है, और उस एक सरफेस पर टोटल 8 ट्रैक हैं और हर एक ट्रैक में 8 सेक्टर हैं, तो उसकी मैग्नेटिक डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होगी 32 किलोबाइट की।
ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली है ना, हमें समझ में आ गया कि इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो उसमें कुछ और नहीं हो रहा, केवल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है बस। बाकी थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना होता है ताकि हमें ना ऐसा किलो मेगा या गीगा जैसा शब्द निकाल लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि किसी मैग्नेटिक डिस्क को अगर आप देखते हैं ना, तो उसमें एक सरफेस या एक से ज्यादा सरफेस, इनका क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं। जब भी आप किसी है ना मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क वगैरह को देखेंगे ना, तो वहां जनरली आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये तो ये होती है डिस्क, और इसको डिस्क को एक नाम और भी दिया जाता है बेटा, प्लेटर। प्लेट शब्द से बनाया गया है प्लेटर, है ना। तो इस मैग्नेटिक डिस्क को प्लेटर के नाम से भी बोल देते हैं। बस ऐसे समझ लो कि ये डिस्क आपको ऐसे दिखाई दे रही थी, इसको बस ऐसे करके यहां रख दिया है। तो ज्यादातर केस में ना कंप्यूटर के अंदर एक ही केवल प्लेटर लगा हुआ होता है। बट कुछ हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क ऐसे भी आती हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा डिस्क का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक, और वो अंदर ही अंदर घूम रही है, क्योंकि डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है अंदर ही अंदर, ये फिक्स नहीं रहती, घूमती रहती हैं। तो बेसिकली है ना, ये किसी ना किसी चीज पर तो घूमेंगी, चाहे भले ही एक ही डिस्क हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, घूमेंगी तो किसी चीज पर। तो जिस चीज पर ये घूम रही होती हैं उसे बेसिकली स्पिंडल के नाम से बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, स्पिंडल। दूसरा शब्द आ गया। तीसरा शब्द, हर एक डिस्क के ऊपर, जैसे मान लो कोई एक डिस्क है तो इसके ऊपर होता है एक रीड राइट हेड, जो डाटा को रीड करने का और राइट करने का काम करता है। बट चूंकि अगर हमारे यहां पर दो डिस्क हैं, इसलिए रीड राइट हेड है ना कुछ इस तरीके से काम करेगा यहां पर। समझना इस बात को। ये प्लेटर है, इसको यहां लिख देता हूं। ये ध्यान रखिएगा कि वैसे हम मैग्नेटिक डिस्क के केस में या हार्ड डिस्क के केस में कह दो, जो प्लेट है ना उसके ऊपर लगा होता है एक रीड राइट हेड, क्योंकि एक ही सरफेस, एक ही डिस्क होती है तो एक ही सरफेस इस्तेमाल में लाई जाती है। अब अगर मान लो ऐसी कोई आपके पास हार्ड डिस्क है या मैग्नेटिक डिस्क है जो जिसमें दो डिस्क लगी हुई हैं, तब वहां पर रीड राइट हेड है ना ऐसे लगा होता है बीच में यहां पर। तो इस केस में क्या होगा, रीड राइट हेड लगा हुआ यहां पर, मैं लिख देता हूं छोटा सा यहां पर, रीड राइट हेड। ठीक है जी। तो ये दोनों डिस्कों के बीच में घूम रहा होता है ऐसे करके। अब इस केस में हमें यह पता होना चाहिए कि डाटा कितनी सरफेसेस पर राइट किया जा रहा है, तो आंसर है, या रीड राइट किया जा रहा है तो आंसर है दो। यहां पर कैसे, पहली वाली जो डिस्क है या ऊपर वाली डिस्क है उसकी तो नीचे वाली सरफेस, और सेकंड वाली जो डिस्क है उसकी अपर सरफेस पर ही केवल रीड राइट ऑपरेशन हो रहा होगा बस। यहां पर दो डिस्क हैं तो दो सरफेस बेकार जा रही होंगी। जैसे एक डिस्क में एक सरफेस बेकार जाती है, ऐसी दो डिस्क में दो सरफेसेस बेकार जाती हैं। एक तो पहली डिस्क की अपर सरफेस और दूसरी डिस्क की लोअर सरफेस, ये यहां पर डाटा को रीड राइट करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही होगी। समझ में आ गई बात। ठीक है। अब ये रीड राइट हेड भी जिस जगह पर टिका हुआ है ये भी तो कहीं ना कहीं रुका होगा, तो इसी को है ना एक्चुएटर या आर्म असेंबली के नाम से बोला जाता है। आर्म असेंबली। सुनिए जरा ध्यान से, कुछ समय पहले हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का एक पेपर हुआ है, और वहां पर है ना एक शब्द, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, और उस क्वेश्चन की लंबी चौड़ी भाषा लिखी गई थी। बट उस पूरे क्वेश्चन की लंबी चौड़ी भाषा में ना एक कीवर्ड हमें दिख गया था, और वो था आर्म। यानी ऐसे पूछ रहा था कि वो कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें आर्म डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, आर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्म या आर्म असेंबली कह दो या एक्चुएटर कह दो, आर्म का मतलब भुजा, तो ये शब्द है ना हार्ड डिस्क के केस में ही इस्तेमाल में लाया जाता है। समझ में आ गई बात है नहीं। तो ये पॉइंट आप यहां ध्यान में रखिएगा। तो आप है ना यहां पर नोट करेंगे कि टोटल मिला के अगर कोई हार्ड डिस्क वगैरह हमारे पास है तो उसमें टोटल कितने पार्ट दिखाई देते हैं, तो आंसर है 4। कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको प्लेटर ही दिखाई दे रहा है, इसके बाद है ना आपको रीड राइट हेड भी दिखाई देगा जो प्लेटर के ऊपर रीड राइट हेड का काम करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक्चुएटर भी दिखाई देगा जिसको आर्म असेंबली भी कहते हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पिंडल भी दिखाई देता है जिस पर ये डिस्क घूम रही होती हैं।
तो ये पॉइंट है ना, नोट कर लीजिए आप। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नोट कर लीजिए। अब देखो एक बात और बताता हूं, ये जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है इसमें ट्रैक बना होगा या नहीं? बिल्कुल बना होगा। ऐसी दूसरी वाली डिस्क आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी ट्रैक होगा? हाँ बिल्कुल होगा, है ना? तो आप ये सोचिए कि इन ट्रैक से भी कोई एरिया बन के आ रहा होगा ऐसा। आप बोलेंगे सर कैसा, मैं समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि ये जो डिस्क यहां पर लगी हुई है ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी है, इनके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, दो डिस्क को रखते हैं अपने पास, एक के नीचे एक, और दोनों पर सर्किल बनाते हैं सेम पोजीशन पर। पहली डिस्क पे भी एक सर्किल बनाते हैं और दूसरी डिस्क पे भी एक सर्किल बनाते हैं, सेम पोजीशन रखनी है, पोजीशन नहीं बदलनी है हमें। अब क्या करेंगे, सेकंड वाली डिस्क के ऊपर फर्स्ट वाली डिस्क रखो बिल्कुल, और ऊपर से देखना शुरू करो, ऐसे ऊपर से। तो आपको है ना पहली वाली डिस्क का जो सर्किल है वो तो दिख रहा होगा। अगर दूसरी वाली डिस्क पर जो सर्किल आपने बनाया है वो बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, तो पहली वाली डिस्क के सर्किल से नीचे वाली डिस्क का सर्किल छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों डिस्क बिल्कुल पैरेलल रखी हुई हैं, समानांतर रखी हुई हैं। यस और नो? यस। तो अब दिमाग में इमेजिन करके देखो कि पहली वाली डिस्क के ट्रैक से दूसरी वाली डिस्क के ट्रैक के बीच में ऐसे गोल गोल सा बन के आ रहा होगा, एक इमेजिनरी एरिया। तो उसी को बेटा यहां पर सिलेंडर के नाम से बोला जाता है, यानी ये जो एरिया होगा गोल गोल घूमता हुआ, अब एक नहीं होगा, जितने ट्रैक होंगे उतने ही सिलेंडर्स होंगे, क्योंकि ट्रैक भी तो कई सारे होते हैं। समझ में आई बात है नहीं? तो एक शब्द है ना यहाँ पर हम और इस्तेमाल करते हैं, वो है सिलेंडर के नाम से। तो कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मैग्नेटिक डिस्क के केस में या हार्ड डिस्क के केस में आपको टोटल कितने हार्डवेयर देखने को मिलते हैं या कितने पार्ट होते हैं, ऐसे पूछा था। तो उसमें सिलेंडर शब्द भी लिख कर दिया गया था। तो सिलेंडर का क्या मीनिंग है वो मैंने आपको समझा दिया, नोट कर लीजिए, एक बार फिर से सुन लो। ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इसी को यहाँ पर प्लेटर कहा जा रहा है, जो डाटा को रीड राइट करेगा उसे रीड राइट हेड कहेंगे, रीड राइट हेड जिस पर लगा हुआ है उसे आर्म असेंबली या एक्चुएटर कहेंगे, प्लेटर जिस पर घूम रहे होते हैं उसे स्पिंडल कहते हैं, और हर एक प्लेटर या मैग्नेटिक डिस्क के ट्रैक से एक इमेजिनरी एरिया और क्रिएट होता है जिसको सिलेंडर के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए। एक बच्चे का कमेंट आया, सर प्लेटर का एक्सिस, एक्सिस मतलब प्लेटर तो डिस्क होगी ना, बस उसको घुमा रहे हैं, बस गोल 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 ऐसे घूमती आ रही है वो, जिस पॉइंट पर वो घूम रही है या जो उसे घुमा रहा है गोल गोल, उसको है ना हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्पिंडल के नाम से बोल देते हैं। बताओ जी, नोट कर लिया सभी ने? अब एक है ना मुद्दे की बात समझाता हूं आपको, देखो अगर कभी थोड़ा डीप में है ना क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताइए अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक डिस्क है या हार्ड डिस्क है, ठीक, ऐसे समझिए, अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क है और उसमें टोटल मिला के है ना केवल एक ही डिस्क है, केवल एक डिस्क, डी का मतलब है यहाँ पर डिस्क, तो बताइए टोटल कितनी सरफेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है डाटा को रीड राइट करने के लिए? तो हमें पता है कि केवल एक ही सरफेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है जिसमें एक ही डिस्क लगी हुई है या एक ही मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई है, तो वहां पर केवल ऊपर वाली सरफेस को ही रीड राइट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है जिसमें दो डिस्क लगी हुई हैं, अभी जैसे डायग्राम बना के दिखाया था तो दो डिस्क थी ना, तो उसमें टोटल कितने सरफेसेस को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को रीड राइट करने के लिए? तो आंसर है टू सरफेसेस, यानी दो सरफेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाली मतलब दो डिस्क है ना, तो ऊपर वाली डिस्क की लोअर सरफेस या पहली डिस्क की लोअर सरफेस और सेकंड डिस्क की अपर सरफेस, ऐसे डाटा को रीड राइट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब आता है तीसरा, यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई हार्ड डिस्क है जिसमें टोटल तीन डिस्क हैं, तो कितनी सरफेस इस्तेमाल में लाई जाएंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फोर सरफेसेस, यानी कि चार सरफेस। कैसे समझाता हूं, ये पहली डिस्क हो गई, ये दूसरी डिस्क हो गई और ये तीसरी डिस्क हो गई, ये तीनों ऐसे घूम रही होंगी स्पिंडल पे।
अब देखो रीड राइट हेड इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा, रीड राइट हेड इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा, और ये ऐसे जुड़ा होगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। टोटल मिला के कितने हो गए? 4 ही तो हो गए। यानी पहली वाली डिस्क का लोअर सरफेस, सेकेंड वाली डिस्क का अपर लोअर दोनों सरफेस, और थर्ड वाली डिस्क का अपर सरफेस डाटा को रीड राइट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कितनी सरफेसेस पर डाटा रीड राइट होगा। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल बना लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है जिसमें टोटल मिला के 7 डिस्क हैं, तो बताइए कितनी सरफेसेस डाटा को रीड राइट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2D-2, जल्दी से आंसर निकल आएगा। 2 मल्टीप्लाई डी का मतलब नंबर ऑफ डिस्क, 7 - 2 यानी कि 14 - 2 यानी कि 12। ठीक है, यानी टोटल मिला के 12 सरफेसेस का इस्तेमाल किया जाएगा डाटा को रीड राइट करने के लिए। ऐसे आप यहां पर निकाल सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है या 2D-2 जो है ना, इसको हम एक डिस्क के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये 1 डिस्क में अप्लाई नहीं होगा, लिख लो 1 डिस्क में अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? आप बोलेंगे सर एक डिस्क में अप्लाई क्यों नहीं होगा? तो देखो भैया, एक डिस्क में अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो अगर मैं 2 और डिस्क की संख्या कितनी है 1 और -2 कर दूं तो कितना आ जाएगा 2 - 2 यानी कि 0। यानी कि इस फॉर्मूले से तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास केवल एक ही डिस्क है तो उसकी 0 यानी कोई भी सरफेस डाटा को रीड राइट के लिए इस्तेमाल में नहीं लाई जाएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो केवल एक डिस्क वाले केस को छोड़कर बाकी सभी में एक काम करेगा, और आप है ना टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस भी बता सकते हैं कितने इस्तेमाल में लाए जाएंगे। ठीक है भाई, अब आगे देखो। अभी है ना मैंने ये बोला कि मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा एरिया क्या होता है? तो बेटा इसका सही आंसर था सेक्टर। सेक्टर से बड़ा है ना कोई एरिया नहीं होता, सेक्टर सबसे छोटा एरिया है, और ये जो छोटे छोटे पार्ट आपको दिख रहे हैं इन्हीं को सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, और लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि सबसे छोटे सेक्टर का साइज जो होता है ना वो 512 बाइट का होता है। इससे छोटा सेक्टर का साइज नहीं बन सकता, या किसी भी मैग्नेटिक डिस्क में सेक्टर का जो साइज है ना वो 512 बाइट से छोटा नहीं हो सकता। इससे बड़े साइज बनाए जा सकते हैं। कैसे? अभी बताऊंगा। पहले ये देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा एरिया क्या है, तो आंसर है सेक्टर। इससे बड़ा एरिया, इससे बड़े एरिया को यहां पर बेटा क्लस्टर के नाम से बोला जाता है। ये क्या चीज है? क्या इसका कोई हिंदी नाम है? देखो क्लस्टर को बेसिकली है ना हिंदी में समूह कहा जाता है। इसका सिनोनिम होता है ग्रुप। आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो किसी ना किसी पैसेज में कहीं ना किसी सेंटेंस में आपने ये शब्द जरूर पढ़ा होगा क्लस्टर। तो क्लस्टर का मतलब होता है बंच या ग्रुप यानी समूह। तो यहां पर किस चीज का ग्रुप है ये? तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स। यानी कि सेक्टर के समूह को है ना यहां पर क्लस्टर के नाम से बोल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा देखो, सपोज दैट क्या है ना हमारी कोई फाइल है, नोट मत करना, केवल नॉलेज के लिए देख लो। अगर हमारी कंप्यूटर में कोई फाइल है और उस फाइल का साइज है 1 किलोबाइट का, अब इस फाइल को है ना मैं अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव कर रहा हूं, तो मुझे बताइए कि इस फाइल को स्टोर करने के लिए कितने सेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी जब सेक्टर का साइज या हर एक सेक्टर का साइज 512 बाइट का है। तो क्वेश्चन समझ गए? आपको ये फाइल है जो कंप्यूटर में स्टोर करनी है। कंप्यूटर में स्टोर करने का मतलब कि इस हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क पर स्टोर करनी है आपको। अब ये कहा जा रहा है कि फाइल का जो साइज है वो है 1 किलोबाइट का और हर एक सेक्टर का साइज है 512 बाइट का। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने रिक्वायर होंगे यहाँ पर एक फाइल को स्टोर करने के लिए? तो देखो बेटा, हमें यह पता है कि 1 किलो बाइट को अगर आधा आधा तोड़ के लिखा जाए तो 512 बाइट प्लस 512 बाइट ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलो बाइट की जो वैल्यू होती है वो है 1024 बाइट, और 1024 को 2 पार्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। तो एक सेक्टर का साइज कितना है? 512 बाइट, या हर एक सेक्टर का साइज कितना है? 512 बाइट। तो टोटल मिला के कितने सेक्टर रिक्वायर होंगे? तो आंसर है 2 सेक्टर्स।
तो अगर हमारी कोई एक फाइल है जिसको स्टोर करने के लिए दो या दो से ज्यादा सेक्टर्स ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सेक्टर ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, तब उस सेक्टर के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? क्लस्टर के नाम से बोला जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई फाइल हमारी बहुत बड़ी फाइल हो, ज्यादा सेक्टर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, है ना। तो ऐसे मान सकते हैं कि कोई फाइल इतनी बड़ी थी कि वो पूरे के पूरे ट्रैक पर स्टोर हुई है, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ट्रैक। और फिर चौथे नंबर पे आता है यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेट, यानी कि सारा का सारा डाटा कहाँ पर स्टोर है? इस पूरी की पूरी प्लेट या प्लेटर के ऊपर। तो ये हो गया हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा एरिया सेक्टर और सबसे बड़ा एरिया प्लेटर कहलाता है। सेक्टर से बड़ा क्लस्टर, क्लस्टर से बड़ा ट्रैक, ट्रैक से बड़ा प्लेटर। कई बार है ना ये शब्द आगे पीछे करके दे देते हैं और बोलते हैं इसको सही क्रम में लगाइए, तो ये है इसका सही क्रम। अब सुनिए जरा ध्यान से, देखो मैंने ना थोड़ी देर पहले बोला आपको कि ये ट्रैक और सेक्टर की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, फिक्स नहीं होती है, और ये रियल में दिखते भी नहीं है। कि कभी आप है ना किसी हार्ड डिस्क को खोल के देखो तो वहां पर आपको इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर रिंग्स और ये पार्टीशन, ये ट्रैक और सेक्टर सब दिखाई दें, ऐसा भी नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट या फंडा है क्या चीज? तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रैक और सेक्टर का इमेजिनरी होता है, काल्पनिक, बट होता है, बट काल्पनिक रूप में। और इसी काल्पनिक रूप को हम देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जाकर। कैसे? हमें अपने कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में भी माई कंप्यूटर, जैसे माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर आपको कुछ ड्राइव्स दिखाई देती हैं, देती है नहीं? इस तरीके से यहां लिखा होगा सी ड्राइव, यहां लिखा होगा डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, है ना। तो ये जो ड्राइव आपको दिखाई देती हैं, यही है बेसिकली ट्रैक और सेक्टर का कॉन्सेप्ट। उदाहरण के लिए ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी मैग्नेटिक डिस्क पर आपको 4 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो यहाँ 4 ड्राइव बनी हुई है। अगर यहाँ 3 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं तो 3 ड्राइव बनी हुई है। अगर यहाँ 2 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ 2 ड्राइव बनी हुई है। ऐसे होता है। ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है दैट इज पार्टीशन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क हिंदी में कहा जाएगा मैग्नेटिक डिस्क का विभाजन। और इसी मैग्नेटिक डिस्क का जो विभाजन आपको यहां दिखाया गया है ड्राइव के रूप में, इसी को दूसरे शब्दों में डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से भी बोल दिया जाता है। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? ये नोट कर लीजिए। पार्टीशन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कह दो, पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क कह दो, या डिस्क फॉर्मेटिंग कह दो, इन सब का एक ही मतलब है कि आप अपनी किसी मैग्नेटिक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर रहे हो, जिसको कंप्यूटर में ड्राइव के रूप में दिखाया जाता है। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी माई कंप्यूटर में ये फिक्स होता है कि 4 ड्राइव ही होंगी, सी डी ई एफ 4 ही होंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी कंप्यूटर में ये केवल 2 भी हो सकती हैं, सी और डी, किसी में 4 हो सकती हैं, किसी में 3 हो सकती हैं। तो हर एक कंप्यूटर में इन ड्राइव्स का दिखना जब फिक्स नहीं होता है, तो इसका मतलब इसके बनने का कॉन्सेप्ट भी फिक्स नहीं होता होगा। अगर माई कंप्यूटर में मेरे को ये ड्राइव दिखाई दे रही है, ये किसकी वजह से दिख रही है? ट्रैक और सेक्टर की वजह से। तो हर एक कंप्यूटर में ये फिक्स नहीं होता, तो इसका मतलब ट्रैक और सेक्टर का भी कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं होता, वो भी बदलता है। तो कोई लाइन जैसा कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाएगा? मान लो अगर कहीं मैनुअली लाइन खींच दो, सर्किल बना दो, तो मैनुअली तो दिखाई भी देगा, है ना। बट मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि वो लाइन बदल रही है, अपनी जगह बदल रही है, तो ऐसे कैसे होगा भाई? अपनी लाइन जो है ना, यानी सर्किल जो बना हुआ है, वो अपनी जगह कैसे बदल लेगा? वो तो तभी बदल सकता है जब इमेजिनरी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट हो। फिजिकल फॉर्म में लाइन अपनी जगह से दूसरी जगह कैसे बन जाएगी? क्योंकि अगर किसी दूसरी जगह सर्किल या लाइन वगैरह बनाओगे भी, सर्किल बनाओगे भी, तो पहली जगह पर बना हुआ सर्किल भी तो वहीं पर रह जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना वो। यानी मोटा मोटी बात ये समझ में आ रही है, मुद्दे की बात हमें यहाँ पर, कि ये जो सर्किल्स है ना, यानी कि ट्रैक या सेक्टर्स, ये सब फिक्स नहीं होते हैं। ये केवल एक काल्पनिक मामला है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 ड्राइव की जगह 3 कर दूं, सी डी ई कर दूं बस, तो इसका मतलब वहां पर भी ट्रैक की संख्या कम हो जाएगी।
आप समझे या नहीं, नोट कर लीजिए। तो अगर कोई ये कहता है कि किसी मैग्नेटिक डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर का बनना, ये क्या है कॉन्सेप्ट, तो आप बोलेंगे इसको मैग्नेटिक डिस्क का पार्टीशन या डिस्क फॉर्मेटिंग के नाम से बोला जाता है, जो हमारे कंप्यूटर में इन ड्राइव के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो जी नोट कर लीजिए। बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट समझ में आए या नहीं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद देखिए एक पॉइंट और आता है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं यहां पर लिखकर बताना चाहूंगा। इसे कहते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। ये लिख लीजिए फ्रेगमेंटेशन, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड डिस्क, ये भी बोल देते हैं। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। देखो सपोज दैट कि आपको ये कहा जाए कि आप अपने कमरे में अलमारियां खड़े कीजिए, अलमीरा जिसे कहते हैं अलमारी हिंदी में, उसे खड़ा करिए, और आपके घर में या आपके कमरे में जो फर्श है उसका एरिया है ये। आप एक अलमारी को है ना कुछ ऐसे खड़ा करके चले जाते हैं टेढ़ा मेढ़ा, फिर आपसे कहा जाए दूसरी अलमारी को खड़ा करिए, आप यहां खड़ा कर देते हैं। तीसरी अलमारी को खड़ा करने के लिए कहा गया, आपने यहां कर दिया। चौथी अलमारी यहां आ गई और एक पांचवी अलमारी भी आपने यहां खड़ी कर दी। तो इस तरीके से आपने नोटिस किया कि अपने रूम में कमरे में आपने 5 अलमारी ही खड़ी करी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी, है ना। तो ये जो जगह बची हुई है यहाँ पर, ये जो जगह बची हुई आपको दिखाई जा रही है या दिखाई दे रही है, क्या हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे ये जो जगह बच रही है, यहाँ कोई अलमारी खड़ी हो सकती है सेम साइज की, तो आंसर है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां सेम ये छोटी सी जगह पे कैसे खड़ी हो जाएगी भाई। तो इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी अलमारियां खड़ी करने की वजह से हमने अपने कमरे में जगह खराब कर दी। जबकि अगर सही सेटल तरीके से खड़ा करते अलमारियों को, तो इसी रूम में इसी एरिया में और ज्यादा अलमारियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे सपोज दैट कि इतना बड़ा एरिया फिर से बना लेते हैं, और यहाँ एक अलमारी खड़ी कर दी हमने, दूसरी अलमारी यहाँ खड़ी कर दी, तीसरी यहाँ पर कर दी, है ना, चौथी यहाँ खड़ी कर दी, पांचवी यहाँ खड़ी कर दी, छठी यहाँ खड़ी कर दी। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लो, एक यहाँ पर और आ गई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी टोटल मिला के यहाँ पर है ना 9 अलमारियां खड़ी हो गई इतने ही एरिया में, अगर आप मैनेज तरीके से खड़ा करते तो, है ना। तो अगर किसी जगह पर किसी भी एरिया में हमारे पास जगह तो है बट हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो उसी को फ्रेगमेंटेड स्पेस कहा जाता है, यानी कि बिखरा पड़ा हुआ स्पेस जो हम यूटिलाइज ना कर पा रहे हो। समझ में आ रही है बात या नहीं। मतलब हम इसी एरिया में और भी अलमारियां खड़ी कर सकते थे, बट अगर वेल मैनेज तरीके से खड़ी करते तो। बट छोटा छोटा इधर उधर बिखरा हुआ स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, तो उस पर एक सिंगल अलमारी भी खड़ी नहीं हो सकती। अब ऐसा थोड़ी है कि आधी अलमारी यहां खड़ी कर दोगे, आधी अलमारी यहां खड़ी कर दोगे। तो अगर किसी भी मेमोरी में, इस फर्श को मेमोरी कह दो, किसी भी मेमोरी में मेमोरी स्पेस तो है बट हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी स्पेस को फ्रेगमेंटेड या स्कैटर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं, यानी बिखरा हुआ, ये शब्द यहां पर इस्तेमाल में लाया जाता है। बताओ जी समझ में आ गई बात या नहीं। तो यही कहलाता है प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन के नाम से। तो लिख लीजिए मेमोरी स्पेस, ऐसे लिख लो, मेमोरी स्पेस का होना बट उसे उपयोग में नहीं ला सकते, उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, बिकॉज ऑफ, किस कारणवश, कि वो जो मेमोरी स्पेस है वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ है ना। क्योंकि ऐसे लिख लो, क्योंकि वह मेमोरी स्पेस बिखरा पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। बताइए समझ में आ गई बात या नहीं। तो इसी को फ्रेगमेंटेड मेमोरी के नाम से या डिस्क के अंदर फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है।
ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इफ यू हैव मेमोरी, है ना, इफ यू हैव अ मेमोरी स्पेस बट विच इज नॉट यूटिलाइजेबल बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंट, बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड मेमोरी स्पेस। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, लिख लीजिए कि इफ यू हैव अ मेमोरी एंड मेमोरी स्पेस बट नॉट यूटिलाइजेबल बिकॉज ऑफ स्कैटर्ड मेमोरी स्पेस, यानी आपके पास मेमोरी और मेमोरी स्पेस तो है बट हम उसे उपयोग में नहीं ला पा रहे, क्यों? क्योंकि वो बिखरा पड़ा हुआ है। सो दैट्स द रीजन कि हम ऐसे मेमोरी स्पेस को फ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेड मेमोरी कह देते हैं। समझ में आ गई बात? क्या इसको ठीक करने का तरीका नहीं है? हाँ, अगर हम इसी स्पेस को ठीक कर रहे हैं, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से डाटा को रख रहे हैं ताकि जो छोटा छोटा टुकड़ों में स्पेस बचा हुआ है हमारे पास, उसको एक साथ इकट्ठा करके लाया जा सके, तो इसी को है ना फिर डीफ्रेगमेंटेशन के नाम से बोल दिया जाता है। नोट कर लीजिए बेटा, डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? टू रिमूव फ्रेगमेंटेड मेमोरी स्पेस, फ्रेगमेंटेड मेमोरी स्पेस, यानी कि फ्रेगमेंटेड मेमोरी स्पेस को खत्म करो। जो बिखरा बिखरा पड़ा हुआ मेमोरी स्पेस है उसे आप खत्म करिए, एक जगह पर लेके आओ, तो उसी को फिर डीफ्रेगमेंटेशन के नाम से बोल दिया जाता है। बताइए बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक अगर कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बताइए। इज एनी डाउट? तो देखो, मैग्नेटिक डिस्क के केस में ना जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो मैंने सारे बता दिया आपको। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखो, मैग्नेटिक डिस्क के केस में सबसे पहले तो ट्रैक और सेक्टर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक, ट्रैक और सेक्टर का बनना काल्पनिक यानी इमेजिनरी होता है, जिसे आप अपने कंप्यूटर में माई कंप्यूटर के अंदर ड्राइव की फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क ऐसा हो सकता है कि किसी हार्ड डिस्क में एक ही लगी हो, अगर एक है तो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, और एक से ज्यादा है तो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। किसी भी मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा एरिया सेक्टर, उससे बड़ा फिर क्लस्टर, उससे बड़ा ट्रैक, और सबसे बड़ा प्लेटर कहलाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया पूरा मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके इसके दोनों एग्जाम्पल के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसे FDD कहा जाता है, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं बेटा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, केवल फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हो, और इसका अपना एक नाम और भी होता है जिसे डिस्केट कहते हैं। कुछ समय पहले एक पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नोन एज डिस्केट, यानी कि इनमें से डिस्केट किसे कहा जाता है? तो आंसर था फ्लॉपी। अब देखो, फ्लॉपी बेसिकली आती कैसे थी? फ्लॉपी बेसिकली एक रिमूवेबल डिवाइस हुआ करती थी, यानी कि कंप्यूटर में अंदर नहीं लगी होती थी ये। आप इसे ना कंप्यूटर में वैसे ही लगाएंगे जैसे CD या DVD को लगाते हैं, और फिर निकाल के बाहर रख सकते हैं। तो ये है ना कुछ इस तरीके की दिखा करती थी, ऐसे। यानी ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क यही है मैग्नेटिक डिस्क, बट इसके ऊपर एक कवर हुआ करता था, और उस कवर के साथ ही इसे कंप्यूटर में अंदर डाल देते थे और चल जाती थी। और फिर जब इसे बाहर निकालना तो इजेक्ट करके अलमारी में रख देते थे। ठीक है, तो बेसिकली फ्लॉपी जब मार्केट में चल रही थी तो इसके टोटल मिला के 3 साइज आए थे। वो 3 साइज ये थे बेटा, एक फ्लॉपी आई थी 8 इंच की फ्लॉपी, एक थी 5/1/4 इंच की फ्लॉपी, और एक फ्लॉपी जो 3.5 इंच की फ्लॉपी के नाम से मार्केट में आई। अब आप बोलेंगे सर ये इंच क्या होता है? यहाँ पर इंच का क्या मतलब है? ये जो डिस्क आपको दिखाई दे रही है, तो ये एक सर्किल है ना, और हर एक सर्किल का अपना होता है बेटा डायामीटर, जिसको व्यास कहते हैं। तो टोटल 3 साइज की है ना फ्लॉपी डिस्क मार्केट में चल रही थी। एक डिस्क जिसका डायमीटर 8 इंच का था, बड़ी होती थी वो। फिर उससे छोटी आई थी 5/1/4 इंच की, और फिर बाद में सबसे लेटेस्ट में जो फ्लॉपी आई और उसके बाद बंद हो गई, वो 3.5 इंच डायमीटर की फ्लॉपी थी। इसी 3.5 इंच फ्लॉपी के बारे में ना पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसे और क्या कहते हैं, तो इसे स्टैंडर्ड PC फ्लॉपी के नाम से बोलते थे बेटा। ठीक है, और इसी फ्लॉपी की मेमोरी कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता 1.44 मेगाबाइट होती थी। ये भी मैक्सिमम क्या एक ही होती थी?
ऐसे लिख लो, मेमोरी कैपेसिटी, यानी कि डाटा को स्टोर करने की भंडारण क्षमता 1.44 मेगाबाइट थी, यानी 1.44 मेगाबाइट। अब सोच के देखिए कि 1.44 मेगाबाइट होता ही कितना है, 1.5 मेगाबाइट। अगर आज के समय आपके पास जो कैमरा है ना फोन में, वो डिजिटल कैमरा और हाई मेगापिक्सल कैमरा है, तो वो अगर एक फोटो खींचता होगा ना, वो भी करीब 2 MB, 3 MB, 5 MB तक हो सकता है, वो फोटोग्राफ हो सकती है। चलो 2 MB की मान लेते हैं कि एक मोबाइल फोन ने फोटो खींची, वो 2 मेगाबाइट की है। तो बताओ एक सिंगल फोटोग्राफ क्या इसमें आ सकती है फ्लॉपी में? नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1.44 मेगाबाइट है। तो मान के चलते हैं कि साइज इतना बड़ा है कुछ, तो इतनी बड़ी फ्लॉपी है ना, आप पॉकेट में डाल के या बैग में रख के चल रहे हो, और अगर उसमें कोई फोटो जैसा डाटा स्टोर करना हो तो एक सिंगल फोटो नहीं आ सकता। तो उसे लेकर चलने का फायदा क्या हुआ? पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि फिर इनमें स्टोर क्या होता था? तो इनको इस्तेमाल में लाया जाता था टेक्स्ट वाली फाइलों के लिए, डॉक्यूमेंट वाली फाइलों के लिए। जैसे आपकी कोई वर्ड एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, कोई टेक्स्ट की फाइल है, कोई नोट पैड की फाइल है, इस तरीके की जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती हैं, डॉक्यूमेंट वाली फाइलें होती हैं, उनको रखने के लिए फ्लॉपी इस्तेमाल में लाई जाती थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। रब कर दें। इसके बाद है ना, अगला एक और एग्जांपल हमें यहां देखने को मिलता है, वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, अब देखो HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, तो या तो इसे कह देते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, या फिर केवल इसको हार्ड डिस्क के नाम से भी बोल देते हैं, या फिर इसको है ना एक नाम और भी दिया जाता है, फिक्स्ड डिस्क, ये भी बोला जाता है। फिक्स्ड डिस्क क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है बेटा, क्योंकि हुआ क्या था, 1956 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1956 की। तो 1956 में ना सोचा गया था कि कंप्यूटर के अंदर एक है ना परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होनी चाहिए, हमेशा ना रिमूवेबल नहीं होनी चाहिए कि लगा रहे हो निकाल के रख रहे हो, लगा रहे हो निकाल के रख रहे हो। कोई तो ऐसी मेमोरी डालो इसके अंदर जिसमें डाटा स्टोर करके रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो 1956 में ना इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था हार्ड डिस्क का, कंप्यूटर में ऐसे फिक्स करके लगाए जाने का, इसलिए इसको फिक्स डिस्क के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हार्ड डिस्क है ना हमारे कंप्यूटर में लगी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। हार्ड डिस्क के जितना कॉन्सेप्ट मैंने मैग्नेटिक डिस्क का बताया ना, वो फ्लॉपी और हार्ड डिस्क दोनों में होता है। फिर से सुन लीजिए, जितना कॉन्सेप्ट मैंने सारा समझाया था मैग्नेटिक डिस्क का, वो सारा कॉन्सेप्ट फ्लॉपी के अंदर भी है, और वही सारा कॉन्सेप्ट हार्ड डिस्क के अंदर भी है। ठीक है, अब यहां पर है ना एक छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क के केस में मैंने ये बताया आपको कि हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है, या किसी मैग्नेटिक डिस्क का जो पार्टीशन है, वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, CDEF की फॉर्म में, है ना? आपको कुछ आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में शायद। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा स्टूडियो है ना, इसके पास में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और वो आज ही के लिए होना है बस, तो इस वजह से ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको हो सकता है। अभी शुरू हुआ है, शायद पहले नहीं आ रही होगी आवाज। ठीक है, वैसे भी टाइम होने वाला है, जल्दी खत्म करते हैं अपनी क्लास को भी। तो बेटा ये जो पार्टीशन आपको दिखाई देता है ना, ये पार्टीशन होते हैं बेटा हार्ड डिस्क के। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, उसको अंदर हम इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी आपने ना ये नहीं पूछा कि सर जैसे किसी भी हार्ड डिस्क के पार्टीशन है ना CDEF से शुरू होते हैं, तो A से क्यों नहीं होते हैं? तो बेटा ऐसा नहीं है कि A और B दोनों लेटर होते नहीं है, होते हैं, बट इन दोनों को आज भी है ना रिजर्व रखा हुआ है FDD के लिए, या हम लिख सकते हैं रिजर्व्ड फॉर, यानी कि ये आरक्षित मतलब ड्राइव लेटर्स हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। समझ में आ गई बात या नहीं? मैं फिर से लिख देता हूं, ये लिख लीजिए रिजर्व फॉर, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए ये दोनों ड्राइव लेटर को आरक्षित रखा गया आज भी। यानी अगर आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाते हैं
और उसके पार्टीशन करते हैं तो सी से ही शुरू होंगे, सी डी ई एफ ऐसे करके। और अगर आप आज की डेट में भी अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी को यूज करने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगाएंगे तो ड्राइव लेटर ए और बी ऐसे आ जाएगा। तो उस मुद्दे की बात ये ध्यान रखना कि ए और बी दोनों ड्राइव लेटर होते हैं, बट उन्हें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए आरक्षित यानी रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा आपको कि किसी किसी में नहीं है, आपको 4 दिखेंगे, किसी में 3 दिखेंगे, किसी में 2 दिखेंगे, है ना, सी डी ऐसे करके। तो ये भी है ना डिपेंड करता है कि आप अपने हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशन करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज होता हुआ देखते होंगे जिसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, आपको परमिशन देता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क के मैक्सिमम 4 पार्टीशन कर सकते हो। बस लिखना चाहे तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैक्सिमम 4 पार्टीशन करने की इजाजत देता है। कम से कम 1 कर सकते हो, मैक्सिमम 4 कर सकते हो। बट अगर आपने किसी कंप्यूटर में एफ के बाद और भी कुछ देखा है तो फिर उस व्यक्ति ने अपने कंप्यूटर में कोई अलग से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पार्टीशन बनाया होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इस बात को आप और समझ लीजिए ऐसे, ए और बी तो हटा ही देते हैं अब, क्योंकि उसका उतना ही मतलब था केवल, है ना। ए और बी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर जैसे है ना आपने नोटिस किया होगा कि ये जो सी ड्राइव हमें दिखाई देती है, इसी के अंदर है ना बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सी ड्राइव के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक। तो इस मतलब जिस ड्राइव के अंदर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है उसको है ना हार्ड डिस्क के केस में प्राइमरी पार्टीशन के नाम से बोल दिया जाता है। प्राइमरी पार्टीशन, जिसको प्राथमिक पार्टीशन या प्राथमिक विभाजन भी कह सकते हो। और बाकी जितने ड्राइव आपको बनी हुई दिखाई देती हैं इन सभी को लॉजिकल पार्टीशन के नाम से बोल दिया जाता है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है। इनको लॉजिकल पार्टीशन कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कितने पार्टीशन करने की परमिशन देता है, तो आंसर है मैक्सिमम 4। बट अगर कोई इन्हें भी तोड़कर और भी पार्टीशन करना चाहता है, इनको तोड़कर और भी पार्टीशन करना चाहता है, तो फिर और जो टुकड़े होंगे उनको एक्सटेंडेड पार्टीशन कहा जाता है। यानी मोटा मोटा आप समझ लो कि लॉजिकल पार्टीशन के ही और टुकड़े कर सकते हो। प्राइमरी पार्टीशन अगर एक बार बन गया और उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया आपने या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो फिर इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते आप। लॉजिकल पार्टीशन को तोड़कर और पार्टीशन बनाए जा सकते हैं जिनको एक्सटेंडेड पार्टीशन कहा जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है ना, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो जो हार्ड डिस्क मैंने अभी क्लास के शुरुआत में आपको दिखाई थी वो 2 टेराबाइट की थी, 2 टेराबाइट की। तो 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की ही जनरली कंप्यूटर के साथ देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम कैपेसिटी डाटा को स्टोर करने की 2 टेराबाइट ही है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है आज की डेट में दैट इज 15 टीबी यानी कि 15 टेराबाइट। ठीक है। मैंने आपको मैग्नेटिक टेप के केस में लिखवाया था, शायद लिखवाया था, मुझे याद आ रहा है। और अगर नहीं लिखवाया तो नोट कर लेना कि मैग्नेटिक टेप जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी डाटा को स्टोर करने के लिए 10 टीबी की होती है, 10 टेराबाइट की। जैसे अभी मैंने आपको है ना फ्लॉपी का बताया था कि मैक्सिमम कितना डाटा स्टोर कर सकती है, तो जो सबसे लेटेस्ट में आई थी फ्लॉपी वो 1.44 मेगाबाइट का स्टोर कर सकती थी केवल। ऐसी मैग्नेटिक टेप 10 टेराबाइट की बनी थी मैक्सिमम। और हार्ड डिस्क की बात करें तो ये 15 टेराबाइट की बनी है मैक्सिमम। आप बोलेंगे मिल जाएगी, तो हमें नॉर्मली तो नहीं मिलेगी, स्पेशल कोई ऑर्डर करेंगे या किसी स्पेशल मार्केट में जाएंगे वहां जाके शायद मिल जाएगी। पर नॉर्मली आपको 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट की ही हार्ड डिस्क मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये था बेटा मैग्नेटिक डिस्क का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज की क्लास में आपको समझाया। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों कॉन्सेप्ट को और समझ लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर वाले में मैंने आपको बताया ना सेकेंडरी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, और सेकेंडरी में अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं, एक ऑप्टिकल
और एक इलेक्ट्रिकल। ये कल की क्लास में कर लेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम होगा कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी में फिर मैं आपको रैम रोम तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके साथ कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और रजिस्टर्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब अगर किसी का कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे हटकर, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट है नहीं, तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जाते जाते फिर से बोलता जा रहा हूँ कि आप थ्योरी कहीं से मत पढ़िएगा, केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अच्छा, आगे एक बच्चे का कमेंट, जल्दी लिखा करो बेटा, जिनके दिमाग में जो भी डाउट है फटाफट लिखा करो। एक बच्चे ने कहा सर एचडी और एसएसडी साथ में नहीं लग सकती क्या लैपटॉप में? लग जाती हैं। आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑप्शन होना चाहिए। जैसे मैं अपना केस बता देता हूँ आपको कि मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई थी। अब उस हार्ड डिस्क को हटवाकर मैं अपने कंप्यूटर में एसएसडी लगवाने गया। आवाज आ रही होगी ना? अरे चुप हो जा भाई। चलो बस खत्म करते हैं ना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जल्दी से बता देता हूँ, जैसे सुधीर ने पूछा कि एचडी और एसएसडी साथ में नहीं लग सकती, लग सकती है। मेरे लैपटॉप में एच हार्ड डिस्क लगी हुई आई थी एचडी, ठीक है, एसएसडी नहीं थी। तो मैं जब लैपटॉप लेके गया तो मेरे को है ना उसने हार्ड डिस्क निकाल के दे दी और एसएसडी लगा दी। अब मेरे से उसने पूछा कि क्या इस हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना चाहोगे? मैंने कहा कर लूंगा। तो उसने मेरे को बोला कि आपके लैपटॉप में सीडी डीवीडी ड्राइव है, जहाँ सीडी डीवीडी ड्राइव लगी होती है बाहर निकल के आती है। मैंने कहा है। तो बोला कि मैं उसको निकाल देता हूँ और उसी जगह पर हार्ड डिस्क को लगा दूंगा, यानी कि सीडी डीवीडी ड्राइव निकल जाएगा, वो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि लैपटॉप में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अगर आप कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें जो टेबल पे फिक्स रखा रहता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, बट लैपटॉप में इतने ऑप्शन नहीं होते हैं। तो मेरे को है ना सीडी डीवीडी की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने ना अपनी हार्ड डिस्क को सीडी डीवीडी वाली जगह पर लगवा दिया, तो दोनों ही हो गई थी, हार्ड डिस्क और एसएसडी। फिर बाद में है ना मेरे को ये लगा कि कभी कभी मतलब कोई सीडी या डीवीडी आ जाती है हमारे पास, उसको चलाना पड़ता है, वो ऑप्शन मैंने खत्म करवा दिया। तो फिर मेरे को लगा कि यार हार्ड डिस्क निकलवा कर सीडी डीवीडी ड्राइव फिर से लगवा देता हूँ। तो जो हार्ड डिस्क निकाली उसने, फिर मेरे से उसने पूछा कि अब इसको अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी कर लूंगा। तो उसने मेरे को बोला है कि ये केस आता है ना, ये ऊपर का केस आता है, इसके अंदर मैं हार्ड डिस्क फिट कर देता हूँ और इसको जैसे वायर के थ्रू आप कनेक्ट करके चला सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हो वैसे ही हो जाएगी ये भी। तो इस तरीके से मैंने इसको बनवा लिया। फिर समझ में आ गई बात? चलिए, एक बच्चे ने लगा सर अब आप हार्ड डिस्क का क्या करोगे? मैं इसे पेन ड्राइव की तरह यूज कर लेता हूँ, मतलब मेरे कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है तो मैं इसमें ट्रांसफर कर लेता हूँ। ठीक है। चलिए, वैसे भी कैमरे की बैटरी का सिंबल आ गया तो क्लास खत्म करनी ही पड़ेगी। तो अगली क्लास में मिलेंगे और दो कैटेगरी अभी और बची हुई हैं, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल वाली, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।